ओबीसी हैं, ओबीसी के घर में पैदा हुए इसलिए ओबीसी हैं, गवर्नमेंट हमको सर्टिफिकेट देती है इसलिए भी ओबीसी है। लेकिन हम दिमाग से कब ओबीसी हैं? हम दिमाग से कब ओबीसी हैं? ये मोबाइल हमारा है, सिम कार्ड आप में से कोई लगा दे तो नेटवर्क किसका पकड़ेगा? जिसका सिम कार्ड रहेगा उसका नेटवर्क पकड़ेगा, भले ही मोबाइल हमारा है। ऐसे ही हमारे ओबीसी लोग हैं, पैदा हुए ओबीसी के घर में, नौकरी लेने के लिए सर्टिफिकेट भी ओबीसी का लगाते हैं, सरकार भी उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दे रही है, लेकिन वो अपने को ओबीसी मानते ही नहीं। हमारी पहचान ओबीसी कहां है? हम अपने को ओबीसी कहां मान रहे हैं? हम तो अपने को यादव मान रहे हैं, कुर्मी मान रहे हैं और दूसरी जाति मान रहे हैं, हम अपने को ओबीसी कम मान रहे हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट के आदमी को पूछो कि कौन हो, वो सबसे पहले कहता मैं शेड्यूल कास्ट हूं, एससी हूं। आप शेड्यूल ट्राइब के आदमी को पूछो आप कौन हो, सबसे पहले कहता मैं शेड्यूल ट्राइब हूं। बाद में जब उसको आप पूछोगे आप उसमें किस जाति के हो, तब वो अपनी जाति का नाम बताता है। लेकिन अगर आप ओबीसी के लोगों को पूछो आप कौन हो, बोलता मैं कुंभी हूं, मैं यादव हूं, मैं मौर्य हूं, मैं कुशवाहा हूं, मैं राजभर हूं, मैं निषाद हूं। मतलब वो जाति को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, अपनी कैटेगरी को जिससे उसको लाभ मिल रहा है उसको तवज्जो नहीं दे रहा है। जाति जो ब्राह्मणों ने बनाई हमको विभाजित करने के लिए, उस जाति को तवज्जो दे रहा है, जो कि फिजिकली नहीं, जो केवल दिमाग में। जाति कहीं नहीं है, जाति केवल दिमाग में है। लेकिन दिमाग में जो जाति है उसकी वजह से हम ओबीसी होकर के नहीं लड़ पा रहे हैं। एक तो ये हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको हम लोगों को समझना होगा। ब्राह्मण हमारी गिनती करेंगे ये तो हमको भूल जाना चाहिए। इस पर हमको विश्वास नहीं है कि ब्राह्मण हमारी गिनती करेंगे। ब्राह्मण हमारी गिनती क्यों करेंगे? अपना सत्यानाश करने के लिए करेंगे। कोई भी आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। मेश्राम साहब कहते हैं गधे से गधा आदमी भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। तो ब्राह्मण तो गधे है नहीं, ब्राह्मण तो अपने को विद्वान कहते हैं और इतना दिन से हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। तो दुनिया का कोई भी गुलाम, दुनिया का कोई भी मालिक अपने गुलाम को आजाद नहीं करता। अगर ओबीसी की गिनती हो गई तो ओबीसी ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाएगा, इस देश का शासक वर्ग बन जाएगा। इसलिए कभी भी ब्राह्मण हमारी गिनती करने वाले नहीं। इसलिए हमें ही हमारी गिनती करनी और करवानी पड़ेगी। और उसके लिए हम जो जातियों में बटे हुए, जो जाति का बड़ा गर्व और गौरव है, विषय में लिखा गया है कि मराठा लोगों का क्षत्रियत्व का गर्व है। केवल मराठा लोगों को ही नहीं है, ओबीसी की हर जाति अपने को क्षत्रिय बनी घूम रही है। जूते खा रहे हैं लेकिन फिर भी हम क्षत्रिय हैं। जूते खाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्षत्रिय बने घूम रहे हैं। उससे उनको लगता है कि हम बड़े हो जाए। क्षत्रिय उनको क्षत्रिय मानने को तैयार रहे, वो खुद ही अपने मुंह से ही अपने को क्षत्रिय मान रहे। तो ये जो हमारी समस्या है कि हम जाति के नाम पर गर्व कर रहे हैं, जाति के नाम पर अभिमान कर रहे हैं, और हम हमारी जो पहचान है ओबीसी, जो हमारी संवैधानिक पहचान है, हम उसको नहीं मान रहे। और जब हम उसको नहीं मान रहे हैं तो जो हमारे नेता बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? वो भी जाति के नाम पर बन रहे हैं। जब हम जाति की पहचान को अपनी पहचान मान रहे हैं तो हमारे नेता भी जाति के नाम पर बन रहे हैं। तो जाति का नेता ओबीसी की लड़ाई क्यों लड़े? तो जाति के नेता को तो खड़ा ही इसीलिए किया जाता है कि वो दूसरी जाति से झगड़ा कराए। ओबीसी लड़ नहीं रहा है ऐसा नहीं है, ओबीसी सबसे ज्यादा लड़ रहा है। लेकिन किससे लड़ना ये पता ही नहीं। लड़ तो रहा है, सबसे ज्यादा लड़ रहा है, लेकिन जिससे लड़ना है उससे नहीं लड़ रहा है, बाकी सबसे लड़ रहा है। ओबीसी शेड्यूल कास्ट से लड़ रहा है, ओबीसी शेड्यूल ट्राइब से लड़ रहा है, ओबीसी की जो जातियां ओबीसी में नहीं आई, जो कालेलकर कमीशन में थी, मंडल कमीशन में नहीं आई, मराठाओं से लड़ रहा है, पाटीदारों से लड़ रहा है, जाटों से लड़ रहा है, गुजरों से लड़ रहा है। फिर हिंदू के नाम पर मुसलमानों से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है। और ओबीसी के अंदर ही ओबीसी लड़ रहा है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है। एक जाति का नेता अपनी जाति में आता है, अपनी बिरादरी में आता है, कहता सारी जाति तो आगे चली गई, तुम्हारी ही पीछे रह गई है, ये अपनी बिरादरी पीछे रह गई है।
इसलिए इकट्ठा हो जाओ। और अपनी बिरादरी को इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करने के बाद कांग्रेस से सौदा करता है। कांग्रेस वाले कम देते हैं तो बीजेपी वालों से सौदा करता है कि हमारी जाति के इतने लोग हमारे पीछे हैं, कितना दोगे? तो सौदा कर लेता है तो तुम्हारी लड़ाई क्या लड़ेगा? जिसको तुम जाति के आधार पर नेता बना रहे हो वो तो सौदा कर रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारी लड़ाई क्या लड़ेगा? वो तो तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं। ये जो जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, ये ब्राह्मणों से ओबीसी को अलग करने का मुद्दा है। जो ब्राह्मण ओबीसी के साथ, ओबीसी को ब्राह्मण हिंदू के नाम पर लपेटे में लिए हुए हैं और हिंदू के नाम पर सारा समर्थन ओबीसी का ब्राह्मण ले रहा है, लेकिन जब फल लग रहा है तो फल में कोई हिस्सा नहीं दे रहा है। हिंदू के नाम पर समर्थन सारा ओबीसी का ब्राह्मण ले रहा है, लेकिन जब शासन सत्ता में जा रहा है तो सारा का सारा हिस्सा अकेले ही हड़प रहा है और ओबीसी को कुछ भी नहीं दे रहा है। लेकिन अगर जाति आधारित गिनती हो जाएगी तो ओबीसी जो हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के साथ जुटा हुआ है, ब्राह्मणों के खाते में जमा हुआ है, उसका अलग खाता खुल जाए। और जब ओबीसी का अलग खाता खुल जाएगा तो ब्राह्मण कमजोर हो जाएगा, अपने आप ही कमजोर हो जाए। ब्राह्मण अपने आप ही कमजोर हो जाएगा, तो इसलिए ब्राह्मण यह काम कभी भी करने वाला नहीं। जब जब ओबीसी के लोगों ने लड़ाई लड़ी ब्राह्मणों से, तब तब ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो गया। चाहे प्राचीन भारत में आप तथागत बुद्ध के आंदोलन की बात ले लो, या आप मध्यकालीन भारत में संतों का आंदोलन ले लो, या आप आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर का मूवमेंट ले लो। जब भी पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणवाद के विरोध में खड़े हुए तो ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ले लो, यूपी में पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हुए, ब्राह्मणों की पार्टियां गायब हो गई थी। बिहार में पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हुए, ब्राह्मणों की पार्टियां गायब हो गई थी। आपके महाराष्ट्र में खड़े हुए लोग तो ब्राह्मणों की पार्टियों की स्थिति खराब हो गई थी। तो ये जो ओबीसी है, ओबीसी ही ब्राह्मणों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, ओबीसी ही ब्राह्मणों को जिंदा रखने का काम कर रहा है। अगर ओबीसी की अलग गिनती हो गई तो जो ब्राह्मणों का वर्चस्व देश पर है, ये वर्चस्व खत्म हो जाए। लेकिन जो ब्राह्मणों के विरोध में जो आंदोलन चले, चाहे वो बुद्धिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो जैनिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो लिंगायतों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो सिखिज्म का आंदोलन रहा हो, चाहे वो वारकरी संप्रदाय का आंदोलन रहा हो, ये सारे के सारे आंदोलन पिछड़े वर्ग के लोगों ने चलाए। लेकिन आज की तारीख में उसको एक एक अलग धर्म के नाम पर उसको अलग कर दिया गया है और ओबीसी उससे अलग है। और जो फूले साहू, अंबेडकर और पेरियार का आंदोलन चला, उसको दलित आंदोलन कह दिया और बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मण ओबीसी को उस आंदोलन से काटने में सफल हो गए। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मेश्राम साहब को, वामसेफ संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब सारे जितने भी अपने को अंबेडकरवादी संगठन कहने वाले लोग हैं, जितने भी अपने को दलित संगठन कहने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों ने ब्राह्मणों की जो राजनीति थी, जो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था, फूले साहू पेरियार के मूवमेंट का दलितकरण करना, जब वो दलितकरण कर रहे थे तो मेश्राम साहब लगातार घंटे घंटे भर ओबीसी के मुद्दों पर बोल रहे थे, ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे थे। और जब ओबीसी के मुद्दों पर मेश्राम साहब बोलते थे तो उस समय ओबीसी के लोग ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेश्राम साहब 1.5 घंटे ओबीसी के मुद्दों पर बोलते थे। बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को बात समझ में नहीं आती थी, वो कहते भी थे कि मीटिंग में ओबीसी के लोग नहीं हैं, ओबीसी के लोग कार्यक्रम करने के लिए पैसा भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मेश्राम साहब 1.5 घंटे ओबीसी के मुद्दों पर बोलते हैं। इससे क्या फायदा होने वाला? लेकिन साथियों, फायदा हुआ। आज वो 92 वाला ओबीसी नहीं है, 90 वाला ओबीसी नहीं है।
आज 90 और 92 वाला ओबीसी नहीं है। जब मंडल की लड़ाई चल रही थी तो कुछ लोग ही मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, ज्यादातर ओबीसी मंदिर बनाने चले गए थे। ज्यादातर ओबीसी मंदिर बनाने चले गए थे, वहां भी धोखा हुआ। मस्जिद गिराया हमारे लोगों ने, और ट्रस्ट बना तो एक भी ओबीसी को नहीं रखा, सारे के सारे ब्राह्मणों को रखा। तो अभी ये बात ओबीसी के लोगों को लगातार जो मेश्राम साहब 30-40 साल से समझा रहे थे, वो बात अभी ओबीसी के लोगों को समझ में आ रही है, और बड़े पैमाने पर देश के अंदर ओबीसी जागृत हो गया है। और जब बड़े पैमाने पर देश के अंदर ओबीसी जागृत हो गया तो ब्राह्मणों को इस बात का डर है, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया कि ओबीसी जो बड़े पैमाने पर जागृत हो गया है, उसका स्वतंत्र आंदोलन नहीं खड़ा होना चाहिए या वो वामसेप के आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसको काउंटर कैसे किया जाए, तो काउंटर करने का सारा कार्यक्रम चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अभी ओबीसी की क्या समस्या है? ओबीसी की समस्या है कि ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर पे संगठन नहीं है। ओबीसी का फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन नहीं है। ओबीसी के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो ओबीसी के लोग जागृत हैं, उन जागृत ओबीसी के लोगों को भी लीड करे और तेजी से ओबीसी समाज के अंदर चेतना निर्माण करने का काम करे। इस तरीके का लीडरशिप और नेतृत्व का अभाव एक तो ये ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है। संगठन का अभाव ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है। मंडल कमीशन से जो लीडरशिप आई थी उभर करके, वो लीडरशिप तो खत्म हो गई। जिन लोगों ने 2011 में ओबीसी की गिनती का मुद्दा उठाया था, आज वो उठाने लायक है क्या? चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, जेल में हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं तो बोलने की स्थिति में नहीं है, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, शरद यादव जी को हरा दिया गया, उनकी बेटी को भी हरा दिया गया और पार्लियामेंट में नहीं है, गोपीनाथ मुंडे जी की हत्या हो गई। तो 2011 में जिन लोगों ने ओबीसी की गिनती का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, जिन लोगों ने पार्लियामेंट को बंद करने का काम किया था, आज वो लोग भी उठाने की स्थिति में नहीं है। और जो नई जनरेशन है, एक तो उसको समझ नहीं, तो नए नेता है तमाम ओबीसी के, जिनको विरासत में चीजें मिली, उनको एक तो समझ नहीं है, और जो थोड़ा बहुत समझ है भी तो